So in today's session, we will talk about the vapor pressure, the various factors जो vapor pressure को affect करते हैं, what are the graphs. अगर आप vapor pressure की variation देखें with temperature and the Clausius-Clapeyron equation that is used to calculate it, तो ये सारे factors quickly revise करेंगे. चलिए start करते हैं. देखिए, तो वेपर प्रेशर और ऑर्डिनरी जब हम प्रेशर की बात करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है. जब आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है, लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर में पानी है, तो पानी की टेंडेंसी होगी कि वो धीरे धीरे वेपराइज करेगा, तो वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे. अब जो ये वेपर्स बनेंगे ये किससे बन रहे हैं? वेपराइजेशन, राइट. तो पानी के जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे वेपर स्टेट में जा रहे हैं, पर धीरे धीरे ऊपर वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो थोड़ी देर के बाद अब वो कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे, तो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी. एक पॉइंट के बाद लेट अस से 10 मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो 10 मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो 10 अगर वेपराइज हो रहे हैं तो 10 आपके कंडेंस भी होंगे. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. इक्विलिब्रियम अगर नहीं पहुंचा है तभी भी प्रेशर होगा, पर वो वेपर प्रेशर नहीं होगा. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज द प्रेशर ऑफ द वेपर resulting from the evaporation of a liquid or solid. Solids can also generate vapor pressure because they are also sometimes directly converting into their vapors. है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सबलाइन कर जाता है वो. ठीक है, इन अ क्लोज कंटेनर. समझे? तो वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही आता है. फाइन. तो जब आ जाएगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ये वाला फॉर्मूला नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं. अब देखिए, लुक एट दिस ग्राफ. यहाँ पे क्या है? प्रेशर ऑफ वेपर. तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे वेपर बनना स्टार्ट होंगे, ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. एक पॉइंट के बाद ग्राफ कांस्टेंट हो गया, मतलब अब वेपर प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा, बिकॉज जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं उतने ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं. सो नाउ द रेट ऑफ वेपराइजेशन हैज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. एंड इनिशियली वेपराइजेशन का रेट ज़्यादा था. ठीक है, तो ये ग्राफ की वेरिएशन रहेगी. नाउ सिंस वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है, तो जब तक इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा. और इक्विलिब्रियम चेंज कब होता है? सिर्फ टेम्परेचर के साथ, या फिर आप लिक्विड को ही बदल दीजिए. लेट अस से अगर वाटर है हमारे पास लिक्विड, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, अल्कोहल का कुछ और होगा, अमोनिया का कुछ और होगा, राइट. सो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स विल हैव देयर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर. तो लिक्विड बदलने से और टेम्परेचर बदलने से ये दो ही तरीके हैं. तो लेट अस से अगर टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है तो क्या लगता है आपको, बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. ठीक है, यस. तो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, बट लीनियरली नहीं बढ़ता. किसी का ग्राफ ऐसा आएगा, किसी का थोड़ा ऐसा आएगा, किसी का ऐसा आ जाएगा. ठीक है, तो दैट डिपेंड्स के एग्जैक्टली कैसा है, पर इंक्रीज करेगा. तो उस इंक्रीज को चेक करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर दो अलग अलग वेपर प्रेशर की जो वैल्यूज आएंगी, दे आर रिलेटेड लाइक दिस. नेचुरल लॉग P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी वेपराइजेशन अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ठीक है, तो इसको याद रखिए क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को. अब इसके अकॉर्डिंग देखिए होता क्या है, हमारे पास ये सिनेरियो है, दो अलग अलग टेम्परेचर हैं. T1 इज डेफिनेटली लोअर टेम्परेचर और ठीक है T2 इज हायर टेम्परेचर. तो आपको डायग्राम देख के भी समझ आ रहा होगा कि T2 पे क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर फेज में है और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़्यादा है. T1 पे काइनेटिक एनर्जी भी कम है और वेपर में कम पार्टिकल्स हैं. तो शुरुआत में देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन स्पीड. ठीक है, तो अगर आप लोअर टेम्परेचर पे देखेंगे तो टेम्परेचर कम है तो सबके पास काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, है ना. तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है. तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद अ पर्टिकुलर स्पीड T1 पे. तो इसका मतलब हुआ ये पॉइंट क्या है, ये हाईएस्ट फ्रैक्शन है. हाईएस्ट फ्रैक्शन वाला क्या होता है आपका? मोस्ट प्रोबेबल. ठीक है, तो बेटा ये हाईएस्ट फ्रैक्शन जिस स्पीड से मूव कर रही है वो U1 है. तो इसका मतलब हुआ कि इस T1 टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो किस वेलोसिटी से भाग रहे हैं? इस वेलोसिटी से. तो पीक के कोरिस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो आपने गैस स्टेट में भी पढ़ा होता है. सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा. तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो जाता है. जो पीक है
वो नीचे और थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो पीक विल शिफ्ट डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। सो न्यू ग्राफ एट अ हायर टेम्परेचर T2 इज दिस। फाइन। तो बेटा पहले जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी अब वो बढ़ गई है ना, पहले U1 थी अब वो U2 हो गई है, पर पहले उस स्पीड को पोजेस करने वाली फ्रैक्शन ज्यादा थी, अब फ्रैक्शन कम हो गई है पर स्पीड की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड। मतलब अगर किसी को भी वेपराइज होना है तो क्या चाहिए होता है उसको, एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि लिक्विड की अट्रैक्शंस को तोड़ के वो वेपर में जा सके। ठीक है, तो पुराने वाले टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे देखिए अगर ये एनर्जी मुझे एटलीस्ट चाहिए, ठीक, तो इससे ज्यादा एनर्जी पोजेस करने वाले पार्टिकल्स ही वेपर फेज में जा पाएंगे। तो पहले वो पार्टिकल्स कितने हैं, दिस एरिया अंडर द कर्व, ये ग्रे वाला। ओके, पर हायर टेम्परेचर पे अब मेरे पास कितना हो गया, एरिया अंडर द कर्व बढ़ गया इतने ऑरेंज वाले अमाउंट से, है ना, तो अब टोटल इतना एरिया है, राइट। तो ये होता है, दिस इज वाई हायर टेम्परेचर पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स इजीली लिक्विड के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके डायरेक्टली दे कैन गो इनटू द वेपर फेज। ओके, तो इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें एक जो कंफ्यूजिंग चीज आती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है बेटा, अगर इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर मैं एक सिंपल ऑर्डिनरी गैस को रखता हूँ, लाइक मैंने ऑक्सीजन गैस को रख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रख दिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक आइडियल गैस को रखा है, तो बेटा इसको मैं कंप्रेस करूंगा अगर, तो ये गैस कंप्रेस हो जाएगी, प्रेशर उसका बदल जाएगा, वॉल्यूम अगर मैं उसका कंप्रेस करता हूं तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ेगा, तो यस यहाँ पे चेंज होगा। बट अगर सेकंड कंटेनर में मैंने क्या लिया है, सेकंड कंटेनर में मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है, ओके, दैट इज वाटर। तो पानी लेने से क्या होगा, पानी धीरे धीरे अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा, राइट। तो वेपर प्रेशर बन जाएगा उसका जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब अगर इसके बाद मैं इसको कंप्रेस करता हूं, क्या वो वेपर प्रेशर चेंज होगा, कि सर वेपर कंप्रेस होंगे, सर वेपर प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा ना भाई। ये डिफरेंस है कि जो वेपर प्रेशर है, अगर आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड भी करते हो, वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। हाँ, एकदम से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, पर थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएस्टेब्लिश कर लेता है। तो वेपर प्रेशर कंप्रेशन एलोंगेशन से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, पर आइडियल गैस अगर रखी होगी उसको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है जब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। मतलब आपके पास एक बड़े कंटेनर भर के पानी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चम्मच भर पानी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड या सॉलिड, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। देन शेप ऑफ कंटेनर जिसमें रखा गया है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कवर है नहीं है कवर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि क्लोज ही चाहिए। हाँ, ओपन में समस्या ये होती है कि ओपन में वेपर्स भाग जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर हम किस तरह से वो चीज़ प्रिवेंट कर सके कि भागेंगे नहीं तो ओपन में भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। तो शेप ऑफ कंटेनर, अमाउंट ऑफ लिक्विड, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव अबाउट कैनवस क्लासेस एंड थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।